अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता बसता आबाद रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। तो व्यूअर्स, अक्सर मेरे चैनल पर कमेंट्स भी आते हैं और लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं कि जो आप रियल स्टोरी ज़्यादा बताकर अपलोड करते हैं तो क्या वो सच में रियल होती हैं। तो उनको बताता चलूँ कि जो हमें सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स स्टोरीज़ शेयर करते हैं तो जो वो बताते हैं उनके मुताबिक हम टाइटल या थंबनेल में वो लिख देते हैं। अगर वो बताते हैं कि ये रियल स्टोरी है तो हम एज इट इज़ इसको लिख देते हैं कि ये रियल स्टोरी है। और अगर कभी कोई व्यूअर या सब्सक्राइबर इमेजिनरी स्टोरी या अपनी बनाई हुई स्टोरी, खुद से बनाई हुई स्टोरीज़ भी सेंड करते हैं तो हम वो भी जो है मेंशन कर देते हैं। लेकिन अब वो कितनी रियल होती हैं, कितनी रियल नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। वो हमें सेंड करते हैं, हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो हम उस पर वॉइस ओवर करके चैनल पर अपलोड कर देते हैं। अब वो कितनी सच्ची हैं, कितनी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारा काम है कि हमें जो स्क्रिप्ट अच्छी लगती है उसको हम अपलोड करते हैं। और आप भी कहानियों को एज अ फ़न के तौर पर सुना करें और इनको एंजॉय किया करें। इस बात को छोड़ दिया करें कि वो रियल है या नहीं है, बस कहानी अच्छी है तो उसको एंजॉय किया करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आप कोई इमेजिनरी स्टोरीज़ बना सकते हैं तो काइंडली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और मज़ीद ऐसी हॉरर स्केरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आज की कहानी एक सफ़र की कहानी होने वाली है जो कि दो भाई और एक उनके कज़न की है, जो कि एक तवील रात के सफ़र पर निकले हुए थे और उनके साथ जो कुछ हुआ वो आगे कहानी में आपको पता चलेगा। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी खामोश अंधेरी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि आप इस कहानी की वर्डिंग के थ्रू खुद को उसी जगह पर महसूस करेंगे और ये कहानी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम मुबशिर है और जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये सब कुछ मेरे साथ रियल में हो चुका है और मेरा आंखों देखा हाल है। मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो मेरा कज़न था और मेरा छोटा भाई था ये उनके साथ हुआ था। लेकिन ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा कज़न हम लोग अपने गाँव की तरफ जा रहे थे अपनी कार पर। वो सफ़र तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का था। हमें सुबह सिंध से पंजाब की तरफ एक गांव की तरफ जाना था जो कि हमारा आबाई गांव था और हमारा अचानक ही प्लान बना था वहां जाने का। हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6 से 7 छुट्टियां हुई थीं, जिसकी वजह से तमाम वहां के ऑफिसेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज़ हो चुकी थीं। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मुझे भी ऑफ हो चुका था और मेरे छोटे भाई को भी, वो स्कूल पढ़ता था और हम तीनों ही हॉस्टल में रहा करते थे। और मेरा कज़न वो ऑफिस जाया करता था और वहाँ पर जॉब किया करता था, इसलिए हम तीनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे और जो है रेंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तो यूँ अचानक छुट्टियाँ होते ही मेरे कज़न और मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने घर जाया जाए और इन 6 से 7 छुट्टियों को वहाँ पर गुजारा जाए। तो ये प्लान बनते ही मेरा छोटा भाई भी फ़ौरन से एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि हाँ, हमें घर जाना चाहिए, 6 से 7 दिन पुरसकून होकर घर में गुजार कर आते हैं। लिहाजा हम 3 लड़के थे और हमारी तैयारी में कोई इतनी खासी देर न लगी। हमने 1 से 2 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक किया ज़रूरत का। गाड़ी को धुलवा कर लाया मेरा कज़न, वो कज़न की गाड़ी थी जो कि उसको उसके फादर ने दी हुई थी। ऑफिस वगैरह जाने के लिए उसके काम आया करती थी और वो कोई न्यू गाड़ी नहीं थी, काफ़ी पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन उससे अच्छा खासा हमारा गुजारा चल जाता था इधर उधर आने जाने का। लिहाजा मेरा कज़न गाड़ी धुलवा कर आया और हमने जल्दी से अपना सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा। खाने पीने का कुछ सामान लिया क्योंकि वो रात का सफ़र होने वाला था। उस टाइम तकरीबन 4 बज चुके थे और हमें हमारे घर तक पहुंचने में तकरीबन रात हो जानी थी और वो तकरीबन सारा ही रात का सफ़र होना था और हम काफ़ी खुश थे और इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए रेडी थे। हमने खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया था और एक गर्म कंबल भी गाड़ी में रख लिया था क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। हालांकि गाड़ी में हीटर भी ऑन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद सर्दी इतनी थी
कि कंबल गाड़ी में होने की वजह से थोड़ा सा सुकून मिल रहा था और मेरा छोटा भाई पीछे अकेला बैठा हुआ था और मैं आगे फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। और हम कराची से निकल चुके थे और मेन हाईवे पर आ चुके थे। हम सफ़र को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मेरा छोटा भाई पीछे मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था कंबल के अंदर बैठकर, और खाने पीने का सामान भी साथ पड़ा हुआ था और वो इस सफ़र को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। मैं भी मोबाइल पर मूवीज़ देख रहा था। लेकिन मेरा कज़न जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसको कुछ खासा मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा कि आधे रास्ते पर मैं गाड़ी चलाऊँगा और आधे रास्ते पर तुम गाड़ी चला लेना, कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर सकूं और जो है इस जर्नी को थोड़ा एंजॉय कर सकूं। तो मैंने भी हामी भर ली, मुझे भी गाड़ी चलाना आती थी। तो हम अब हाईवे से उतरकर पंजाब के अंदर एंटर हो चुके थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा अबाई घर एक गाँव में है और वहाँ का रास्ता काफ़ी सुनसान और खौफनाक टाइप है, और रात के इस पहर तो वहाँ पर आमदोरफ्त ज़रा भी नहीं होती। और हम 3 लड़के थे और इसी एंजॉयमेंट में हम रात को निकल आए थे। हमें कोई टेंशन नहीं थी कि हम उस सुनसान रास्ते पर कितने बजे पहुँचेंगे, या आगे कोई होगा या नहीं होगा, या वो रास्ता कितना वीरान होगा। अब गाड़ी चलाने की मेरी बारी थी और मेरा कज़न जो है वो पीछे जाकर बैठ गया, फ्रंट पर भी नहीं बल्कि पीछे जाकर कंबल में मेरे छोटे भाई के साथ बैठ गया। और खाने पीने लगे वो लोग और साथ मूवी एंजॉय करने लगे। और अब मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं गाड़ी चलाने को भी एंजॉय कर रहा था। वो सफ़र मुझे काफ़ी मज़ा दे रहा था और मैं उससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उस सड़क पर एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद ना थी, क्योंकि एक वो विलेज रोड था और तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर का रास्ता था। और अभी तक हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट के ड्राइव में किसी गाड़ी ने या किसी बाइक साइकिल वगैरह वाले ने पास आउट नहीं किया था। हम उस पूरी सड़क पर बिल्कुल अकेले थे और सर्दी भी काफ़ी शदीद थी, लेकिन गाड़ी के अंदर इतना कुछ फील नहीं हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क तो थी लेकिन बिल्कुल साफ़ थी और ड्राइविंग की स्पीड कम से कम 60 किलोमीटर पर आवर की आराम से मेंटेन हो रही थी। अभी हम उसी रोड पर जब अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर रहे थे कि अचानक से किसी चीज़ के ब्लास्ट होने की आवाज़ आई और गाड़ी जो है वो इधर उधर लचक खाने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी पे कंट्रोल किया और मेरा भाई भी बैक सीट से नीचे गिर गया और मेरे कज़न ने उसको पकड़ा। मैंने गाड़ी की एक साइड पर सड़क पर जाकर ब्रेक लगा दी। मेरा दिल बिल्कुल काम करना ही छोड़ गया था। हमारी जान बहुत मुश्किल से बची थी क्योंकि गाड़ी 50-60 की स्पीड में थी और गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से गाड़ी पे कंट्रोल किया। मेरा कज़न और मैं एक दूसरे के मुंह की तरफ ही देख रहे थे और बिल्कुल हैरान हो चुके थे कि हमारे साथ अभी क्या हुआ है। लिहाजा मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर और मेरे कज़न ने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं नीचे उतर के देखता हूँ कि क्या मसला हुआ है। लिहाजा मेरा कज़न नीचे उतरा तो उसने देखा कि गाड़ी का बैक साइड का राइट व्हील जो है वो पंक्चर हो चुका था और पंक्चर काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ टायर का। उसने बाकी भी गाड़ी की सारी इंस्पेक्शन की कि कहीं कुछ और फॉल्ट तो नहीं हो गया गाड़ी में, लेकिन गाड़ी का सिर्फ बैक बम्पर टूटा था और थोड़े बहुत डेंट पड़े थे। उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल चलने के काबिल थी और उसमें कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। लिहाजा मैं जो है वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि आज उसने हमारी जान बचा ली। मेरे कज़न ने मुझे कहा कि हाँ तुम दोनों अंदर ही बैठो, मैं पीछे से स्टेपनी से जो है वो गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ, क्योंकि पीछे स्पेयर टायर पड़ा हुआ था और उसको चेंज करना भी आता था। लिहाजा मेरा छोटा भाई भी जो है वो गाड़ी से बाहर निकल गया और कहने लगा कि मुझे तो अंदर काफ़ी बोरियत महसूस हो रही है, मैं भी बाहर जाकर देखूँगा कि वो कैसे गाड़ी के टायर को चेंज करता है। लिहाजा मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा क्योंकि बाहर काफ़ी सर्दी थी और मेरा बाहर जाने का ज़रा मूड नहीं था। मैं अंदर ही बैठकर चिप्स वगैरह खाने लगा और साथ बोतल पीने लगा। लिहाजा मैं फ्रंट सीट पर ही बैठा रहा क्योंकि मेरा बाहर जाने का ज़रा मूड नहीं था, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड थी। मैं अंदर ही बैठकर खाने पीने लगा और वेट करने लगा कि कब मेरा कज़न टायर चेंज करके अंदर आता है, और मेरा भाई भी उसके साथ बाहर ही खड़ा हुआ था। उन दोनों को बाहर गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। अब मैंने जो है वो साइड मिरर को नीचे करके उनको आवाज़ दी कि यार कितना काम रह गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो आगे से कोई जवाब ना आया। तो मैंने उनको फिर से आवाज़ दी कि मैं कह रहा हूँ कि कितना काम हो गया है, क्या टायर चेंज हो गया है? तो आगे से दोबारा कोई जवाब ना आया, बस एक छोटी सी आवाज़ आई, मैंने कहा यार इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे तंग कर रहे हो? तो फिर मैंने अपने छोटे भाई का नाम लेकर उससे पूछा कि तुम बताओ यार, ये तो ड्रामे कर रहा है,
टायर चेंज हुआ या नहीं। तो अब मेरे छोटे भाई की आवाज़ में कोई बोला कि हाँ बस थोड़ा सा रह गया है। और वो जिस अंदाज से बोला था वो आवाज़ तो मेरे भाई की ही थी, लेकिन वो मेरा भाई नहीं था। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल को साइड पे रखा और गाड़ी से नीचे उतरा तो ऐसा महसूस हुआ कि पीछे गाड़ी के टायर के पास कोई बैठा हुआ है और गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है, क्योंकि औजार को चलाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मेरा भाई तो वहाँ नहीं था और जो भी बंदा था वो गाड़ी के टायर के पास बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा छोटा भाई भी साथ ही बैठकर देख रहा हो। लिहाजा जब मैं गाड़ी के पीछे गया तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पे औजार भी पड़ा हुआ था और स्पेयर टायर भी पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर मेरे छोटे भाई और कज़न का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया। मैंने कहा कि एक तो पहले हम किस टेंशन में खड़े हुए हैं और ऊपर से इन दोनों को मजाक करने की सूझ रही है। तो मैं ज़ोर से इन दोनों पर चिल्लाने लगा कि अगर ये कोई मजाक है तो तुम जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि दोनों तरफ सड़क के दरख्त ही दरख्त थे और घना जंगल था। तो मैंने सोचा कि उसके अंदर छुपे हुए होंगे। तो मैं उनको गुस्से से कहने लगा कि अगर तुम बाहर ना निकले तो मैं एक गाड़ी और तुम दोनों को यहीं छोड़कर पैदल यहाँ से सफ़र करना शुरू कर दूँगा, और फिर तुम जितना मर्जी इंसिस्ट करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसके बावजूद आगे से कोई आवाज़ ना आई। अब मुझे जो है थोड़ा खौफ और डर महसूस होने लगा, क्योंकि मैं उस सड़क पर बिल्कुल अकेला था और उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। इतनी देर में जंगल के अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई दरख्तों को हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं समझ गया कि ये उन दोनों का ही काम है। तो मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे जैसे मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, जो कि वो आवाज़ पहले मेरे करीब आती जा रही थी, अब मेरे से वो दूर जाती जा रही थी। वो जंगल काफ़ी घना था और काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, और मेरे पास सिर्फ अपने मोबाइल की टॉर्च थी जो कि काफ़ी मध्यम और धीमी थी, और उसकी लाइट में कोई इतना खासा पता नहीं चल रहा था कि मैं किस सिमत जा रहा हूँ। अब मुझे जंगल के अंदर से काफ़ी भयानक किस्म की आवाज़ें आने लगी थीं। वो किसी जानवर की आवाज़ तो हरगिज़ नहीं थी, वो कोई बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ थी कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। मैं आराम आराम से उसी आवाज़ के पीछे बढ़ने लगा, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगने लगी थी। पहले भी ठंड काफ़ी थी बाहर, लेकिन अब तो और ज़्यादा लगने लगी थी। और मैं साथ साथ उन दोनों के नाम भी बुला रहा था कि यार तुम दोनों किधर हो, कहाँ चले गए हो? अगर ये किसी किस्म का मजाक है तो प्लीज़ इसको अभी रोक दो, वरना मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा कि तुमने सोचा भी ना होगा। इतने में मुझे मेरे छोटे भाई के चीखने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने कहा यार बहुत ही बेहुदा किस्म का मजाक है, और मैं अपने कज़न को कहने लगा कि अगर तुम ये से सब कुछ करवा रहे हो तो इसको तो मैं सही करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये बात सोच लो कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी मुंह भी नहीं लगाऊंगा। उसके बावजूद जो है वो मेरे छोटा भाई जो है वो इसी तरह मुसलसल चिल्लाता रहा, और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। लिहाजा मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा, और अब मैं भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अगर मजाक कर रहे होते तो अभी तक तो ये बाज आ ही चुके होते, और मेरे कज़न का भी कहीं पे कोई नामो निशान नहीं था, बस मेरे छोटे भाई की आवाज़ें आ रही थी मुझे। तो मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तो जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि कोई बंदा नीचे गिरा पड़ा है ज़मीन पर, और कोई लंबी सी चीज़ उसके ऊपर खड़ी है, और मेरी टॉर्च वहाँ पे मारते ही वो चीज़ फ़ौरन से वहाँ पर गायब हो गई। लेकिन वो जो नीचे गिरा हुआ था वो अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ था। तो मैं जल्दी से भागकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, तो देखता क्या हूँ कि वो मेरा छोटा भाई था। उसको मैंने उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हुआ था। लिहाजा मैंने उसको अपने कंधों पर उठाया और उस जंगल से भागता हुआ बाहर निकलने लगा गाड़ी की तरफ। मेरी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और मेरा कज़न कहाँ है? उसका भी कोई नामो निशान ना था। अभी मैं जंगल से बाहर की तरफ भाग ही रहा था कि मेरा पाँव अड़ा और मैं नीचे गिर गया, और मेरा भाई भी धड़ाम से नीचे जा गिरा, और उसके सर पर भी काफ़ी चोट लगी और मेरे बाजू पर। लिहाजा मैंने इसको दोबारा से अपने कंधे पर उठाया और लड़खड़ाती हुई टांग के साथ बाहर जाने लगा गाड़ी की तरफ। गिरने की वजह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी टॉर्च अभी तक जल रही थी। तो उसी टॉर्च के सहारे मैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था, और मुझे पीछे से किसी के घुराने की भी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थीं। तो मैं बस अल्लाह से एक ही दुआ करता जा रहा था कि या मेरे अल्लाह मुझे बस आज बचा ले, और मेरे भाई को, और किसी तरीके मेरा कज़न भी मिल जाए। आइंदा के बाद हम कभी इस रास्ते से रात को ना गुजरेंगे, और ये क्या चीज़ हमारे पीछे है, या अल्लाह तू ही सिर्फ हमें बचा सकता है। और मैं ज़ोर ज़ोर की आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैं नहीं जानता था
कि जिस चीज़ से हमारा वास्ता पड़ा है वो क्या चीज़ है और दरअसल वो क्या मखलूक है। मैं बस ये जानता था कि वो जो भी चीज़ है वो हम तीनों को मारना चाहती है, जिसमें से मेरे कज़न का तो कोई नामो निशानी और बच्चे सिर्फ हम दोनों। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास गया तो देखता क्या हूँ कि मेरा कज़न बिल्कुल ज़ख्मी हालत में गाड़ी के पास गिरा हुआ था और ज़ोर ज़ोर का करा रहा था। उसके मुंह पर काफ़ी निशान थे और उसके बालों को भी नोचा गया था और उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म ही ज़ख्म थे। लिहाजा मैंने जल्दी से उसको गाड़ी के अंदर उठा कर रखा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अपने भाई को भी अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसी फटे हुए टायर के साथ गाड़ी को चलाना शुरू किया। गाड़ी चलने के काबिल तो ना थी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल हल्की हल्की स्पीड में चलाना शुरू किया, क्योंकि ना चलने से तो बेहतर था कि हम उसी हालत में उस गाड़ी को चलाएं। मेरा कज़न जो है वो उसी हालत में कराहे जा रहा था और कह रहा था कि वो चीज़ मुझे मार देगी, वो चीज़ मुझे मार देगी। और मेरे छोटे भाई को अभी तक होश ना आया था। बस मैं ही था जो उस पूरी गाड़ी में अकेला होश में था और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाए जा रहा था। 10-15 से ऊपर की स्पीड मेंटेन नहीं हो रही थी गाड़ी में और गाड़ी कभी इस तरफ चली जाती थी और कभी उस तरफ, क्योंकि इसका टायर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कितनी देर में मुझे नज़र आया कि हमारी राइट साइड में जंगल में कोई लंबी सी चीज़ खड़ी हुई है और अपने हाथों से दरख्त को इधर उधर करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ये नज़ारा देखते ही मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और ज़ोर ज़ोर की आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा और गाड़ी के एक्सेलरेटर पर ज़ोर का पाँव दिया और स्टीयरिंग को बिल्कुल कस के पकड़ लिया ताकि गाड़ी इधर उधर ना हो। अब गाड़ी का टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और पीछे से रिम के नीचे लगने की आवाज़ आने लगी, जैसे सड़क पर कोई लोहे की चीज़ रगड़ी जाती है। लेकिन मैंने गाड़ी को चलाना बंद ना किया और गाड़ी चलाता रहा। अब वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी, लेकिन कब सामने आ जाए किसको पता। लेकिन मैंने आयतल कुर्सी का विर्द करना ना छोड़ा और अल्लाह का नाम लेता रहा। कितनी देर में मुझे नज़र आया कि सड़क के सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोकी और उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। और वो गाड़ी इतनी स्पीड में भी ना थी और काफ़ी दूर से आ रही थी और मैं ज़ोर ज़ोर का चिल्ला कर हाथ हिलाने लगा कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो गाड़ी वाला जो भी था उसने गाड़ी रोक दी और मैं जल्दी से भागकर गाड़ी की तरफ गया तो गाड़ी के अंदर 2 मर्द मौजूद थे जो कि तकरीबन 35 या 40 साल के गिर्द होंगे और वो गांव के ही लोग थे और वो हमें पहचानते भी थे। वो हमारी ये हालत देखकर फ़ौरन कहने लगे कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग तो कराची थे। तो मैंने उनको सारा माजरा बताया कि हमें जो छुट्टियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ रहे थे और जो सब कुछ मेरे साथ अभी हुआ था। तो उन्होंने जल्दी से मेरे कज़न को और मेरे भाई को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और मुझे भी गाड़ी में साथ बिठाया और वापस गांव की तरफ जाने लगे। वापस गांव की तरफ जाते ही उन्होंने कहा कि तुम लोगों को आज तक ये भी नहीं पता चल सका, तुम काफ़ी अरसे से इस गांव में रह रहे हो और अब तो माशाल्लाह से बड़े भी हो चुके हो और तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये गांव आसेफ ज़दा है और रात के इस पहर लोग यहाँ पर मजबूरी में ही सफ़र करते हैं और अगर सफ़र करे भी सही तो गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाता है और अगर उनको कुछ नज़र भी आए तो उनको गाड़ी नहीं रोकना होती। हमें भी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हम अर्जेंटली शहर जा रहे थे, लाहौर की तरफ। उसके बाद तुम्हारी ये हालत देखकर और जो तुम लोगों के साथ सब कुछ हुआ है, अब हम आगे लाहौर तो जा नहीं सकते थे। हमारा सबसे पहला काम यह है कि तुम लोगों को गांव पहुंचाएं। लिहाजा हम घंटे से 1.5 घंटे के अंदर गांव पहुंच गए और गांव के अंदर पहुंचते ही उन लोगों ने हमें हमारे घर पहुंचाया और सारा मामला उनके साथ बयान किया। मैं भी अब कुछ बताने की हालत में नहीं था और जल्दी से जाकर बिस्तरे के अंदर घुस गया और मुझे काफ़ी शदीद बुखार हो चुका था। लिहाजा मेरा कज़न जो है वो अभी भी यही चिल्लाए जा रहा था कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। और मेरे छोटे भाई को भी होश आ चुका था और मेरा छोटा भाई अब बिल्कुल ठीक था और बस कह रहा था कि हमें कोई चीज़ उठाकर जंगल की तरफ ले गई थी। उसके बाद उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ और उसको एक खरोश भी ना आई और उसको एक खराश भी ना आई थी। वो बिल्कुल सही सलामत था और वो कह रहा था मैंने उस चीज़ को इतने ध्यान से देखा भी नहीं था, बस जो भी चीज़ थी हमें उठाकर जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगी और वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी और उसकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक थी
और मुझे नहीं पता कि कब मैं बेहोश हो गया और कब मैं यहाँ घर पहुँच गया। उसकी हालत तो अब काफ़ी ठीक थी, लेकिन मुझे काफ़ी बुखार था। और जो मेरा कज़न था वो तो संभलने में नहीं आ रहा था, बस यही चिल्लाया जा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो चीज़ मुझे मार देगी। इसी तरीके 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते और 3 हफ़्ते गुजर गए और मेरे उस कज़न की हालत में कोई बेहतरी ना आई। वो दिन ब दिन उसकी हालत मज़ीद ख़राब होती गई। मैं और मेरा छोटा भाई भी कराची वापस ना गए अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि हमारे कज़न की हालत बहुत ख़राब थी और हमारे इस हालत में वहाँ जाने का ज़रा दिल नहीं कर रहा था कि 1 से 1.5 हफ़्ता और गुज़रा और मेरे कज़न की हालत इतनी ख़राब हुई कि वो इस दुनिया से इंतकाल कर गया। बताया जाता है कि वो जो भी चीज़ थी उसका उस पर ऐसा असर हुआ था कि जिसकी वजह से वो चीज़ उस पर इतनी हावी हो गई थी कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाया और उसकी वजह से वो इस दुनिया से चल बसा। ये मेरी ज़िंदगी का वो एक वाहिद हादसा है कि जिसकी वजह से मैं आज भी अगर उस वाक़ये को सोचूं तो दुखी हो जाता हूँ और बेसाख्ता रोने लगता हूँ, क्योंकि वो मेरा कज़न मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा था और उस एक हादसे ने हम सारों की ज़िंदगी बदल के रख दी थी। और मैं उसके बाद कभी कराची वापस ना गया और पढ़ाई को वहाँ से ख़त्म कर दिया। लेकिन मेरा छोटा भाई स्टडी कर रहा है लाहौर जाकर। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हादसा था कि मैं अगर जिसको चाहूँ भी भुलाना तो ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता। अभी भी हम उस जंगल की तरफ से गुज़रते तो हैं, लेकिन 5 बजे के बाद हम उस जंगल की तरफ कभी रुख नहीं करते और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में उस जंगल की तरफ रात को जाना चाहता हूँ। बस यही दुआ करता हूँ कि जो मेरे कज़न के साथ हुआ अल्लाह किसी के साथ और ना करे।